यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स। देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। तुम पर मेरा पैसा उधार है या फिर इसे चुकाने का कोई दूसरा तरीका निकाले? क्या तुम आखिर क्या करना चाहती हो? भाई साहब, ये सारा रायता तब फैला जब मैं अपनी माँ को 800 युआन का शगुन भेजने वाला था। पर साला मेरा हाथ ऐसा कांपा कि वो पैसे सीधे कंपनी की खूंखार लेडी बॉस के पास चले गए और अपनी मौत को दावत देते हुए मैंने बिना सोचे समझे उसे बेबी भी लिख दिया। जब मुझे लगा कि अब तो मेरा करियर गया तेल लेने, तभी मेरे फोन पर सीधा 8,000 युआन का ट्रांसफर नोटिफिकेशन आ गया। उस लेडी बॉस ने मुझे नौकरी से लात मारकर निकालने के बजाय सीधे दीवार की तरफ कोने में दबा दिया। उसकी वो कड़क, बड़ी बहन वाली भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी ओल्ड बेबी बनने के लायक नहीं हूं? और ये सारा कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस बॉस और मेरी माँ दोनों की प्रोफाइल पिक्चर पर एक जैसा कमल का फूल लगा हुआ था। दोनों की प्रोफाइल पिक्चर में रत्ती भर का फर्क था। बस उन पर लिखे शब्द अलग थे। एक तरफ लिखा था पानी जैसा शांत दिमाग और दूसरी तरफ लिखा था जिंदगी को देखकर मुस्कुराओ। मैं स्क्रीन पर पैसे आने का वो नोटिफिकेशन बस फटी आंखों से ताकता रह गया। मेरे दिमाग का पूरा दही हो चुका था। मैं तो ये सोचकर हैरान था कि मेरी कंजूस माँ अचानक इतनी दरियादिल कैसे हो गई कि मांगे 800 थे और उसने सीधे 8,000 फेंक कर मारे। मुझे लगा शायद बुढ़ापे में उनका जमीर जाग गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा होश उड़ाने वाली बात तो तब हुई जब मैं अपने कॉलीग के साथ कंपनी के इस घटिया ओवरटाइम सिस्टम और बॉस की कंगाली का रोना रो रहा था और खुद मालकिन ने मुझे रंगे हाथों दबोच लिया। हान श्याओ यान ने कुछ नहीं कहा, बस उंगली से इशारा करके मुझे बुलाया और पैंट्री की तरफ मुड़ गई। अब मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी। दांत भींच कर मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। क्या हुआ? अभी तो बड़ी जबान चल रही थी तुम्हारी, अब गूंगे क्यों बन गए? उसकी वो नशीली और कड़क आवाज मेरे कानों में बम की तरह फटी। मेरा ये बेशरम चेहरा शर्म से लाल हो गया। हम दोनों इतने करीब खड़े थे कि मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। उसने कहा, क्या तुम ट्राई करके देखना चाहते हो? क्या ट्राई करना है बॉस? ये देखना कि तुम्हारी ये ओल्ड बेबी सच में बूढ़ी है या नहीं। मैंने एक शब्द नहीं बोला। मौका देखा और उसकी बाजू के नीचे से पतली गली पकड़कर ऐसा भागा कि सीधा अपनी डेस्क पर आकर ही दम लिया। मेरी धड़कनें अभी भी बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो आफत के 8,000 रुपए वापस कैसे करूं। पर भाई साहब, उस पैसे में से 800 रुपए मैंने शादी के गिफ्ट में लपेट दिए थे, 2,000 का गेमिंग गियर ले लिया था और बचा खुचा पैसा उस टैबलेट पर उड़ा दिया जो मैं कब से ताक रहा था। जेब में एक चवन्नी तक नहीं बची थी। जब मैं अपनी किस्मत का रोना रो रहा था, तभी मेरे कॉलीग ली छियांग की पनौती आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे जियांग, सुना है तुम्हें मोटा बोनस मिला है? भाई पार्टी तो बनती है फिर। मैंने उसे ऐसा घूर कर देखा कि वो वहीं भस्म हो जाए। ये साला चमचा हमेशा या तो नए लड़कों की रैगिंग लेता है या फिर बड़ों के तलवे चाटता है। किसी को भी बोनस मिलते देख ये भीख मांगने सबसे पहले पहुंच जाता है। ऊपर मैनेजमेंट में थोड़ी जान पहचान क्या है इसकी, सब इससे चिढ़ते हैं पर कोई मुंह नहीं खोलता। लेकिन मैं तो इसे भाव देने से रहा। मैंने कड़क कर कहा, अबे ओए नवाबजादे, पैसा मेरा है तो तुझे दावत क्यों दूं? वो फिर भी अपनी बत्ती सी दिखाते हुए ढीठों की तरह बोला, अरे जिसे भी बोनस मिलता है वो पार्टी तो देता ही है ना, सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ, ये बोनस मैंने अपनी गांड घिसकर कमाया है। बाकी कॉलीग्स को खिलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुझे तो कतई नहीं। तू साला हर बार फ्री का माल चढ़ जाता है और बाद में लोगों को ही लो क्लास बोलता है। तूने कभी चवन्नी की भी पार्टी दी है? किसी की एक टॉफी भी खा ले तो हफ्तों तक भौंकता रहता है। यह सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से टमाटर जैसा लाल हो गया। अरे, तो मुझे अभी तक बोनस मिला कहाँ है? जब मुझे मिलेगा ना, तो मैं तुम सबको सबसे आलीशान होटल में ले जाऊंगा। मैंने कहा, अबे तेरे भरोसे बैठेंगे तो भूखे मर जाएंगे। साला शक्ल कद्दू जैसी है, दिमाग में भूसा भरा है और पूरी जिंदगी दूसरों की मेहनत पर डाका डालने में निकाल दी। मक्खी चूस, कंगाल, कोई औकात नहीं है और इसे बोनस चाहिए। खैर, मैं जैसे तैसे कांपते हुए छुट्टी होने का इंतजार करता रहा।
पूरा हफ्ता मैंने इतनी फट्टू हालत में काटा कि पूछो मत। बस यही डर था कि कॉरिडोर, पैंट्री या किसी मोड़ पर वो एम्प्रेस हान श्याओ यान न मिल जाए। ये कंपनी साली हाथ की हथेली जितनी छोटी है। नजर ऊपर करो तो वो दिखती है, नजर नीचे करो तो वो। मैं किसी मुजरिम की तरह छुपता फिर रहा था, मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल निचोड़ चुका था। जैसे ही फोन पर शाम के 6 बजे, मैंने अपना बैग उठाया और कंधे पर टांगा। पर जैसे ही मैं कुर्सी से उठा, एक हाथ ने आकर मेरे कंधे को दबोच लिया। प्रेसिडेंट हान ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। वो चेन फेंक था। हान शाओ यान का असिस्टेंट। मेरा आधा खून तो वहीं सूख गया। ये औरत साली मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा बैग धड़ाम से कुर्सी पर गिरा। मैंने एक ठंडी सांस भरी और उसके केबिन के बाहर चक्कर काटने लगा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि दरवाजा ढकेल कर अंदर जाऊं। बस उस होने वाले अजीब सीन को सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी अंदर से आवाज आई, अभी तक अंदर नहीं आए? उसकी वो बर्फीली आवाज दरवाजे को चीरती हुई बाहर आई, जिसने मेरी बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी। क्या मेरे दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़े रहने का इरादा है? मेरा पूरा बदन सुन्न हो गया। दांत पीसकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। पर जैसा मैंने सोचा था, कोई पूछताछ, ताना या उसकी वो कातिल मुस्कान, कुछ भी नहीं था। हान शाओ यान ने तो नजर उठाकर देखा तक नहीं। उसकी आंखें डॉक्यूमेंट्स पर टिकी थीं और स्क्रीन की लाइट से उसका चेहरा चमक रहा था। उसने बस इतना कहा, इस डेटा को एक बार फिर से चेक करो। मैं 2 सेकंड के लिए तो हक्का बक्का रह गया। फिर समझा कि मैडम तो काम दे रही हैं। चलो ठीक है। पूरे 20 मिनट तक उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये औरत इतनी कूल कैसे रह सकती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे तो साला ये भी वहम होने लगा था कि शायद ये मुझे थोड़ा बहुत पसंद करने लगी है। कम से कम थोड़ा इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना भाई। वरना ये जानते हुए भी कि मैंने गलती से मैसेज किया था, उसने मुझे पैसे क्यों भेजे और वो बहकी बहकी बातें क्यों की, जिससे किसी का भी दिल धक धक करने लगे। मैं छुपकर उसकी उस कमाल की प्रोफाइल को ताक रहा था। मन ही मन में बड़बड़ाया, हाँ, इसके सेक्रेटरीज तो ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े। सबके सब हैंडसम लड़कों की फौज पाल रखी है। बड़ी चालाक औरत है ये। तभी वो बोली, जो मैंने कहा वो समझ आया? मेरे मुंह से फिसल गया। हाँ, अच्छे से समझ आ गया। ओ चालाक औरत। कमरे का तापमान भाई साहब एकदम माइनस में चला गया। मैंने झट से अपना मुंह बंद किया। अब तो पक्का गया मैं। साला जो मन में चल रहा था वो जबान पर कैसे आ गया। श्याओ यान अपनी कुर्सी पर पीछे हुई, हाथ बांधे और अपनी कातिल काली आंखों से मुझे घूरने लगी। अरे, मेरा मतलब था। मेरा दिमाग सुपर कंप्यूटर की स्पीड से दौड़ने लगा। जीने की इच्छा चरम पर पहुंच गई। प्रेसिडेंट हान, आपका ऑरा बिल्कुल वैसा है जिसे इंटरनेट पर लोग पियरलेस प्लेयर वुमन कहते हैं। उनकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से बोला, मतलब वो टाइप जो खूबसूरत भी हो और अमीर भी, जिसका आई क्यू और ई क्यू दोनों आसमान छू रहे हो, हॉट फिगर हो, एब्स हो, ऑफिस संभालने में मास्टर और घर के काम में भी अव्वल। बस मुझे प्यार नहीं करती, बाकी तो आप एकदम परफेक्ट वुमेन हैं। इतना बोलकर मैंने जोर जोर से सिर हिलाया ताकि मेरी आंखों का सलीका देखकर उसका दिल पिघल जाए। वो खतरनाक माहौल अचानक थोड़ा हल्का हो गया। एब्स तुमने कब देख लिए? भाई साहब, मेरे कान के पीछे का हिस्सा एकदम गर्म हो गया। वैसे तो वो हमेशा ढंग के फॉर्मल कपड़े पहनती थी, जिससे उसका फिगर छुपा रहता था। पर एक बार देर रात ओवर टाइम करते वक्त उसने अपना कोट उतार दिया था और सिर्फ सिल्क की शर्ट में थी। जब वो कॉफी बनाने के लिए उठी, तो उसकी कमर का वो कर्व कसम से एकदम फिट और कड़क था। कभी अपनी इन आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देखा। मैंने दबी आवाज में कबूल किया, फिर भी अपनी बात पर अड़ते हुए बोला, पर गर्मियों में जब आप शर्ट पहनती हैं तो आपकी बाजुओं की कटिंग देखकर ही पता चल जाता है कि आप तगड़ा वर्कआउट करती हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, एक साया मेरे ऊपर मार्ग पर मंडराने लगा। हान शाओ यान न जाने कब दबे पांव मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो थोड़ी नीचे झुकी और उसकी उस भीनी भीनी खुशबू वाली उंगली ने अचानक मेरे होठों के कोने को छुआ। आखिर ये करना क्या चाहती थी? वो सीधी खड़ी हुई, आराम से एक टिश्यू निकाला और अपनी उंगली पोंछने लगी। तुम्हारी राल टपक रही है। हवा वहीं थम गई। मेरा दिल साला डीजे के बेस की तरह धड़क रहा था। वो टेबल के कोने से टिक गई
और उस मुड़े तुड़े टिश्यू को स्टाइल से डस्टबिन में फेंक दिया। ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो तगड़ी हैं तुम्हारी। कुछ और भी नोटिस किया? मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। क्या हुआ? एबीएस के बारे में और क्या क्या अपने दिमाग में बार बार इसका सबूत नहीं ढूंढ चुके तुम? चलो अपना फाइनल कंक्लूजन बताओ। इस तरह पूरी तरह से बेनकाब होने पर मुझे बेहद शर्म आ रही थी। मैंने भी मौका देखकर चौंका मारा। कंक्लूजन ये है कि प्रेसिडेंट हान जितनी गजब की कंपनी चलाती हैं, उससे कहीं ज्यादा कातिलाना अपना फिगर मेंटेन रखती हैं। वो थोड़ी देर के लिए रुकी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा पलटवार करूंगा, पर अगले ही पल उसकी आंखों की गहराइयों से एक असली मुस्कान निकल आई, जो कोई मजाक नहीं बल्कि एक तरह की तारीफ थी। काम खत्म, चलो अब। उसने अपनी कार की चाबियां उठाई। उसकी आवाज फिर से वैसी ही शांत हो गई थी, लेकिन इस बार उसमें एक हल्की सी मिठास खुली हुई थी। रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। मैं किसी सपने की तरह उसके पीछे पीछे नीचे गया और बिना किसी नखरे के उसकी चमचमाती लग्जरी कार की पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। कार के अंदर उसकी वही सिग्नेचर खुशबू आ रही थी। मैं छुप छुप कर ड्राइविंग करती हुई उसकी प्रोफाइल को निहारने लगा। खिड़की के बाहर से सड़क की लाइटें गुजर रही थी, जिससे उसकी परफेक्ट जॉ लाइन साफ दिख रही थी। मेरे दिल की वो सारी झल्लाहट और अजीब सा डर अब एक मीठे से एहसास में बदल चुका था। पर साला इस पूरे सफर में उसका फोन बजाना बंद ही नहीं हुआ। पैसेंजर सीट पर बैठे बैठे मैंने मन में गिना, ये छठी बार फोन बजा था। भाई, अमीर लोग सच में हद से ज्यादा बिजी होते हैं। एक फीमेल सीईओ की लाइफस्टाइल यही होती है। मस्त लग्जरी कार चलाओ और दूर बैठे बैठे अरबों की डील्स फाइनल करो। मुझे पता है माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। इस नए साल पर मैं पक्का किसी को घर ले आऊंगी। हान श्याओ यन अपने ब्लूटूथ हेडसेट पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में गजब का सब्र था, जैसे वो अपनी माँ को मना रही हो। हाँ ठीक है, अगर कोई नहीं मिला तो मैं आपकी बात मान लूंगी और शरीफ बच्चों की तरह ब्लाइंड डेट पर चली जाऊंगी। खुश? हाँ, बस पहुंचने वाली हूँ, बाय। फोन कटने के बाद कार में सन्नाटा छा गया। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। तो भाई साहब, बात यह है कि अरबों की मालकिन को भी घर वाले शादी के लिए उतना ही टॉर्चर करते हैं। उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे रखे ही एक हल्की सी हंसी बिखेरी। खिड़की के बाहर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। 30 की होने वाली हूं। मेरी माँ की नजरों में मैं वो माल हूं जो बिक नहीं रहा। स्कूल में तो ऐसे पहरा देती थी जैसे कोई चोर आ गया हो, और ग्रेजुएशन खत्म होते ही चाहती हैं कि कोई मुझे तुरंत पैक करके ले जाए। वो एक पल के लिए रुकी। कुछ समय पहले मैं एक लड़के से ब्लाइंड डेट पर मिली थी। ठीक ठाक था, पर साले ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल और कामयाब हूँ। खैर, छोड़ो। क्या उस गधे को कामयाबी की स्पेलिंग भी पता है क्या बॉस? आपकी जो कंडीशंस है ना, उसके हिसाब से उसका मना करना खुद उसका ही घाटा है। शाओयान मुस्कुराई और उसकी आंखों के कोने थोड़े सिकुड़ गए। और तुम्हारा क्या? क्या तुम्हारी फैमिली भी पीछे पड़ी है? मैंने कहा, मैं मुझे तो कॉलेज पास किए बस 1 साल हुआ है। अभी तो मैं जवानी के मजे ले रहा हूँ। वैसे क्या मैं कोई अधेड़ उम्र का अंकल दिखता हूँ जिसे ब्लाइंड डेट की सख्त जरूरत हो? साला उसने सच में अपना सिर घुमाया और 2 सेकंड तक मुझे ऊपर से नीचे तक तौला। उसकी उस नजर से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंकल तो नहीं, पर हाँ, ऐसे स्टूडेंट लगते हो जिसने दुनिया अभी देखी ही नहीं। मैं एकदम चुप रहा। तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है अभी? मैंने कहा, अभी तक तो कोई नहीं है। तो क्या बनाने का इरादा है? क्या इस बॉस या कंपनी को गर्लफ्रेंड भी बांटनी पड़ेगी? वो मर्सिडीज कार धीरे से रुकी, सीधा मेरी बिल्डिंग के नीचे। जैसे ही मैं अपनी सीट बेल्ट खोलने लगा, वो अचानक मेरी तरफ झुकी। उसकी वो महकती हुई खुशबू चारों तरफ फैल गई, जैसे संभल कर रखी हुई लकड़ी और नींबू का मिक्सचर हो जिसने मेरी सांसों को रोक दिया। मैं तो वहीं जम गया। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई थी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। मेरा मतलब था कि तभी अचानक खट 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 कार के शीशे पर नॉक होने की आवाज आई। शीशे पर एक जाना पहचाना चेहरा चिपका हुआ था। मेरी सगी माँ पीछे हाथ बांधे बिना किसी एक्सप्रेशन के अंदर झांक रही थी। शाओ यान ने शीशा नीचे किया। नमस्ते आंटी। वो बहुत ही संस्कारी लड़कियों की तरह मुस्कुराई। माँ ने अपनी आंखें सिकाई, फिर अपने इस पुतले जैसे बेटे की तरफ देखा। अरे, इसे छोड़ने आई हो? माँ की आवाज इतनी शांत थी कि तूफान से पहले का सन्नाटा लग रहा था। ऊपर आओ ना, बैठो थोड़ी देर।
माँ की बात सुनकर हान श्याओ यान के कान के पीछे का हिस्सा कार की मध्यम लाइट में हल्का सा लाल हो गया। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियों की पकड़ मजबूत हो गई। वो सीधी होकर बैठी और शर्माते हुए बोली, आप बहुत अच्छी हैं आंटी, पर आज ऑफिस का थोड़ा काम बाकी है। किसी और दिन मैं पक्का आपके घर तसल्ली से आऊंगी। मुझे महसूस हुआ कि उसने रेस पर पैर रख दिया था। कार आगे तो नहीं बढ़ी, पर उसका इंजन दबी हुई आह की तरह कुर्राने लगा। माँ 2 सेकंड के लिए चुप रही। ठीक है, अगली बार आओ तो पहले बता देना। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा सूप बनाऊंगी। हान श्याओ यान एक पल के लिए ठिठकी, फिर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, बिल्कुल आंटी, थैंक यू सो मच। मैं कार को जाते हुए देखता रहा और एक लंबी सांस छोड़ी। घर पहुंचते ही देखा कि मम्मी पापा सोफे पर एकदम गंभीर शक्ल बनाकर बैठे थे। माँ ने सीधे मुद्दे की बात छेड़ी, कौन थी वो लड़की अभी? मैं जूते बदलते हुए एकदम नॉर्मल बनने की एक्टिंग करने लगा। अरे वो मेरी बॉस हैं, रास्ते में आ रही थी तो मुझे भी ड्रॉप कर दिया। माँ बोली, अच्छा, ऐसी कौन सी बॉस होती है जो एम्प्लॉई के इतने पास आ जाती है कि दोनों की सांसें टकराने लगे? मैंने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो तो बस मेरी सीट बेल्ट खोलने में मदद कर रही थी। सीट बेल्ट खोलने के लिए इतना पास आना पड़ता है क्या? जो भी हो, दाल में कुछ तो काला है। माँ तो साला मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया था कि मेरे और बॉस के बीच काम के अलावा भी कुछ लफड़ा चल रहा है, और वो पक्का मेरी गर्लफ्रेंड है। वरना तुम अपने पापा के पुराने दोस्त की उस करोड़पति गोरी चिट्टी लड़की से मिलने के लिए क्यों मना करते? मैंने कहा, अरे मेरी उम्र ही क्या है जो आप लोग दिन रात शादी के पीछे पड़े रहते हो? अभी प्यार करूं, फिर 2-3 साल बाद शादी, बच्चे, 30 साल की उम्र तक लाइफ सेट। यही तो परफेक्ट प्लान है ना मुझे। मुझे सच में ये जबरदस्ती की डेट्स पसंद नहीं है। प्यार तो अपने आप होता है, थोपा नहीं जाता। माँ ने आह भरते हुए कहा, अरे हमें कोई जल्दी नहीं है बेटा। बात बस इतनी है कि इतने सालों में हमने दुनिया भर की शादियों में इतना शगुन दे दिया है कि अब तेरी शादी करा के वो सारा पैसा वसूलना है। देख, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ तो बेटे की शादी में गए, फिर पोते के मुंडन में गए। ऐसा लगता है जैसे कोई टारगेट पूरा कर रहे हो। और कुछ पुराने दोस्त तो अब रहे भी नहीं। वो पैसा तो डूब ही गया समझो। मैं तो एकदम अवाक रह गया। समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तो बात सीधी सी है, या तो उस लड़की से सीरियसली बात आगे बढ़ाओ जो अभी छोड़ने आई थी, या फिर अंकल हान की बेटी से जाकर मिलो। इतना कहकर उन्होंने टी टेबल के नीचे से एक छोटी सी डायरी निकाली, जिसमें पाई पाई का हिसाब लिखा हुआ था कि किसने कितना शगुन खाया है। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा रहा। दिमाग में टेंशन का पहाड़ था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार। ये चिंता मेरे दिमाग से चिपक गई। यहाँ तक कि ऑफिस में भी मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान भटक चुका था। मैं अपनी जिंदगी का दुखड़ा रोने के लिए चुपके से कंपनी के टॉयलेट में जाकर छुप गया। कमोड पर बैठकर मैंने एक सिगरेट सुलगा ली और धुएं के बीच सोचने लगा। मेरा दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। मैं अभी सिर्फ 20-22 साल का हूं, और मेरे पापा 60 पार कर चुके हैं। ये तो उनकी पोते पोतियों के साथ खेलने और आराम करने की उम्र है। भरे पूरे परिवार का सुख लेने की उम्र है। और मैं साला अभी भी एक नासमझ बच्चे की तरह उनसे बहस करता रहता हूँ। कुछ समझता ही नहीं। अंदर बैठकर कौन सिगरेट फूंक रहा है? भाई साहब, ये आवाज तो साक्षात हान शाओ यान की थी। लग गए भाई, इस बार तो खेल खत्म। मेरा बचना नामुमकिन है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले सबको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। रूल बुक में साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा है कि कंपनी के किसी भी कोने में स्मोकिंग करना सख्त मना है। वैसे तो ये रूल बस नाम का है, सब छुपकर फूंकते हैं। पर हान श्याओ यान के हाथों रंगे हाथ पकड़े जाने वाला पहला बदनसीब बकरा शायद मैं ही था। मैंने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप अंदर बैठा रहा। वक्त जैसे वहीं थम गया था। एक एक सेकंड काटना भारी पड़ रहा था। उसने बाहर से ठंडे लहजे में 2 शब्द कहे, बाहर आओ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि पहली बार पकड़े जाने पर सीधा 500 युआन का फटका लगता है। दूसरी बार में 1000 युआन, और भाई साहब 500 युआन मेरी खून पसीने की गाड़ी कमाई थी। अब जो होगा देखा जाएगा वाली फीलिंग के साथ मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अरे प्रेसिडेंट हान, क्या इत्तेफाक है ना? कोई इत्तेफाक नहीं है। इस पूरे फ्लोर पर सिर्फ तुम ही हो जो कॉकरोच भगाने वाली ऐसी घटिया सिगरेट पीते हो। मैं तो सन्न रह गया। साला इसे मेरी सिगरेट का ब्रांड तक पता था। एम्प्लॉई रूल नंबर 32,
कंपनी में स्मोकिंग करना मना है, जुर्माना 500 युआन। मैंने कहा, प्रेसिडेंट हान ऊपर वाला गवाह है। मैं तो बस यहाँ बैठकर जिंदगी के बारे में सोच रहा था। ये सिगरेट की बदबू तो उस लड़के की है जो मुझसे पहले आया था। ये बस बचा हुआ धुआं है। उसने अपनी आवाज खींची और अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। मैं डर के मारे पीछे हटा और मेरी पीठ टॉयलेट के ठंडे दरवाजे से जा टकराई। वो ज्यादा पास तो नहीं आई, बस थोड़ा झुककर सूंघने लगी। हवा को नहीं, बल्कि सीधे मेरे कॉलर को। भाई साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। सोचते सोचते सिगरेट की राख अपनी पूरी शर्ट पर ऐसे गिरा ली। जब रंगे हाथों सबूत मिल ही गया तो मैंने भी घुटने टेक दिए। ठीक है, मैं जुर्माना दे दूंगा। वो बोली, जुर्माना उस रकम से कटेगा जो तुमने मुझसे ली है। अब 8,000 में से 500 गए तो तुम पर बचे 7,500 युआन। प्रेसिडेंट हान, वो कोई उधार नहीं था, वो बस एक गलती थी। मैं आपके पैसे अब भी के अभी वापस करता हूँ। उसने कहा, तो करो ट्रांसफर। किया क्या? तुम्हारा बैंक अकाउंट तो तुम्हारी शक्ल से भी ज्यादा साफ है। लग रहा है तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो क्यों ना इसे चुकाने का कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। क्या? क्या रास्ता बॉस? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी शक्ल को ताकती रही। अगले महीने मेरी माँ का बर्थडे है और इज्जत बचाने के लिए मुझे एक नकली बॉयफ्रेंड की जरूरत है। बदले में तुम्हारा सारा कर्ज माफ, और अगर काम अच्छा रहा तो ऊपर से बोनस भी मिलेगा। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। न नकली बॉयफ्रेंड? उसने कहा, हाँ, शादी के प्रेशर से बचने के लिए। तुम्हारी शक्ल ठीक ठाक है और दिमाग भी कभी कभी चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम मुझसे डरते हो तो नाटक के बीच में रायता नहीं फैलाओगे। मैंने पूछा, पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम इकलौते ऐसे नमूने हो जिसने मुझे ओल्ड बेबी बोलने की जुर्रत की और आज भी जिंदा खड़े हो। और उस दिन कार में जब तुमने कहा था कि उस लड़के का मना करना उसका घाटा है, तो तुम्हारी आंखों में सच्चाई थी। मैं तो हैरान रह गया। तो साला उस दिन जो मेरे मुंह से सच निकल गया था, उसकी वजह से इसने मुझे चुना। सोचने के लिए 3 दिन दे रही हूं। 3 दिन बाद जवाब देना। और हाँ, सिगरेट का जुर्माना तो कट ही चुका है। बिजनेस अपनी जगह है। दरवाजा धीरे से बंद हो गया और मैं उस टॉयलेट में अकेला खड़ा रहा। दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। अब सवाल यह था कि हाँ, बोलूं या ना। घर वापस आया तो माहौल एकदम बदला हुआ था। मम्मी पापा पहले की तरह मुझसे हंसी मजाक या नोक झोंक नहीं कर रहे थे, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और वो बस मुझे घूरे जा रहे थे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। सोफे के दोनों कोनों पर बैठकर बारी बारी से मुझे ऐसी उदास नजरों से देख रहे थे कि भाई साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। न मैं चैन से कुछ खा पा रहा था, न गेम खेल पा रहा था। यहां तक कि घर में दबे पांव चल रहा था ताकि ये खतरनाक सन्नाटा न टूटे। खाने की टेबल पर तो मानो टॉर्चर हो रहा था। मैं कटोरी में मुंह गड़ाए बैठा रहता। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं होती थी, पर मुझे महसूस होता था कि दो भारी नजरें मेरे सिर पर टिकी हुई हैं। ऐसे ही घिसटते हुए 2 दिन बीत गए और मेरा मानसिक बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। आखिरकार डिनर के वक्त मैंने अपनी चम्मच कटोरी साइड रखी और बोला, मम्मी पापा, मैं सच सच बता देता हूँ, उस दिन जिस लड़की को आपने देखा था वो असल में मेरी गर्लफ्रेंड ही है। मेरे मुंह से ये निकलते ही पापा का वो उतरा हुआ चेहरा अचानक चमक उठा। चेहरे की झुर्रियां गायब हो गईं और वो खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज तो मजा आ गया। भाग्यवान। जरा 2 डिश और बनाओ। आज मैं अपने बेटे के साथ 2 घूंट लगाऊंगा। बस एक छोटा पेग। सच में, आज खुशी का मौका है तो बनता है। मैंने कहा, सिर्फ एक छोटा कप पापा। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और डॉक्टर ने साफ मना किया है। पर आज उन्होंने बड़े अदब से थोड़ी सी शराब निकाली और ऐसे धीरे से चुस्की ली जैसे अमृत चख रहे हों। थोड़ी ही देर में उनके गाल लाल हो गए और कुछ देर बाद तो उनकी आंखें भी भर आईं। मैं तो दंग रह गया। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा था। पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अब तो मेरी गर्लफ्रेंड भी बन गई है ना, हमें तो खुश होना चाहिए। फिर आप रो क्यों रहे हो? मेरे बेटे, तुम हमेशा खुश रहना और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। पता नहीं बुढ़ापे में मुझे तुम्हारी शादी देखने का या तुम्हें कामयाब होते देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं। तुम और तुम्हारी माँ मेरी जान हो। मैं तुम लोगों को छोड़कर जाने की बात सोच भी नहीं सकता। मेरा पूरा बदन सुन्न हो गया। मैंने अचानक मम्मी की तरफ देखा और मेरी आवाज कांपने लगी। मम्मी, मुझे सच सच बताओ, क्या पापा की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आई है? मम्मी का हाथ जो टेबल क्लॉथ साफ कर रहा था,
वहीं रुक गया। वो एकदम जड़ हो गई। फिर अचानक उन्होंने अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और उनके कंधे कांपने लगे। मेरे सीने में ऐसा दर्द उठा मानो मैं किसी बर्फीली खाई में गिर गया हूं। वो रोते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, बस बुढ़ापे की वजह से ज्यादा सोच लेते हैं। पर उनकी वो चुराई हुई नजरें, लाल आंखें और वो एक्टिंग जिसे कोई भी पकड़ लेता, उसने मेरी बची कुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कमरे में एक डरावना सन्नाटा था। बस पापा की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। और जब मम्मी किचन की तरफ मुड़ी तो फर्श पर एक आंसू गिरने की हल्की सी आवाज आई। मेरा दिल मानो बर्फ की सिली बन गया। अगले दिन मैं ऑफिस की डेस्क पर एक जिंदा लाश की तरह बैठा रहा। आसपास के कॉलीग्स की बातें मेरे कानों में तो आ रही थी, पर सब धुंधला था, जैसे कोई मूक फिल्म चल रही हो। बस उनके होंठ हिल रहे थे, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनकी परछाइयां मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, कभी दूर तो कभी पास। मुझे लग रहा था कि मैं समंदर में फंसा एक अकेला तिनका हूं और सामने मौत जैसी लहरें आ रही हैं। उन लहरों के सामने मैं चींटी जितना छोटा और बेबस था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला भींच दिया हो और सांसें रुक गई हों। और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अनजान कमरे में था। मैंने मुश्किल से आंखें खोली और ऊंची छत को देखा। मैं उठना चाहता था, पर मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा था। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो हान श्याओयान थी। वो बेड के पास ही सो गई थी और उसके दोनों हाथों ने मेरे हाथ को कसकर थाम रखा था। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की थोड़ी कोशिश की, पर वो हिला तक नहीं। उसकी पकड़ ऐसी थी कि मैं भाग भी नहीं सकता था और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं हार मानने वाला था, वो जाग गई। उसकी वो प्यारी आवाज मेरे कानों में पड़ी, भूख लगी है? रुको, मैं दलिया गरम करके लाती हूँ। काफी देर से बनाकर रखा था कि जब तुम उठोगे तो भूख लगेगी। बस 2 मिनट रुको। मैंने जैसे ही मुंह खोला, गले में भयंकर जलन और खुजली होने लगी। मेरी आवाज ऐसी फटी हुई निकली जैसे रेगमाल से घिसी गई हो। हान श्याओ यान पास आई और उसने मुझे स्ट्रॉ लगा हुआ गुनगुने पानी का गिलास दिया। मैं तो देखता रह गया। लो ब्लड शुगर और भयंकर स्ट्रेस की वजह से तुम बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि तुमने परसों से कुछ नहीं खाया है। मैं उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। पुरानी बातें दिमाग में फिल्म की तरह घूमने लगी। ऑफिस के वो धुंधले चेहरे, वो दम घुटने वाला डर, और फिर वो अंधेरा। मुझे तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हारी मम्मी से सब पता चला। मेरा पूरा बदन अकड़ गया। उसने मेरी तरफ देखे बिना अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट्स की फाइल निकाली। ये लॉन्ग थान हॉस्पिटल के एक बड़े एक्सपर्ट का कांटेक्ट है और तुम्हारे पापा की रिपोर्ट्स का शुरुआती रिव्यू है। ये मेरे दादाजी के डॉक्टर रह चुके हैं। वो अभी बाहर हैं, पर ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लेंगे। मैं झटके से उठ बैठा। एक पल के लिए आंखों के आगे अंधेरा आया, पर कांपते हाथों से मैंने वो फाइल खोल ली। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कल तुम ऑफिस में बेहोश हो गए थे। जब मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया, तब मुझे ये सब पता चला। मैंने अपना सिर झुका लिया और फाइल को कसकर पकड़ लिया, जिससे कागजों की चरचराहट हुई। जियांग, कंपनी तुम्हें पेड लीव दे रही है। जब तक तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी आंखें भर आईं। मैंने दांत भींच लिए ताकि आंसू बाहर न निकल आए। और हाँ, वो 8,000 युआन वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अपनी एडवांस सैलरी समझ लो। जब कोई अकेली कश्ती तूफान नहीं झेल पाती, तो वो किनारे पर आ जाती है। कम से कम मेरा ये घर तुम्हारे लिए एक किनारा है। मैं बेड पर बैठा रहा, हाथ में मेडिकल रिपोर्ट दबाए, अचानक अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। खिड़की के बाहर शहर की बत्तियां एक एक करके जलने लगी। रात के ठीक 12 बजे मैं एक डरावने सपने से चौंक कर उठा। देखा कि लिविंग रूम की लाइट जल रही थी। हान श्याओ यान खिड़की के पास कारपेट पर बैठी थी। लैपटॉप की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी और आसपास कुछ कागज बिखरे थे। वो थके हुए अंदाज में अपना सिर दबा रही थी। शायद उसे एहसास हो गया कि मैं बाहर आ गया हूं। कोई बुरा सपना देखा क्या? मैंने पूछा। क्या मेरी वजह से आपकी नींद खुली? उसने कहा, वैसे भी मैं ओवर टाइम ही कर रही थी। यहां आओ। न जाने कौन सी शक्ति थी। मैं चुपचाप उसके पास कारपेट पर जाकर बैठ गया। पैरों के नीचे पूरे शहर का खूबसूरत नजारा था। आसमान के तारे और सड़क की लाइटें किसी बहती नदी जैसी लग रही थी। जब मैं 26 साल की थी,
तब मेरे दादाजी को लास्ट स्टेज का लिवर कैंसर हुआ था। उस वक्त मुझे लगा था कि आसमान ही टूट पड़ा है। बाद में जब वो चले गए, तब मुझे समझ आया कि जब मुसीबत का पहाड़ टूटे, तो बचने के लिए किसी भी तिनके का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। उसकी जुल्फें मेरे हाथ को छू गईं और उसकी वो वाइट टी शर्ट वाली खुशबू मेरे अंदर तक समा गई। सुबह सुबह ऑमलेट की मस्त खुशबू से मेरी आंख खुली खुली किचन में देखा तो हान शाओ यान एप्रन पहने अजीब से अंदाज में ब्रेड पर पीनट बटर लगा रही थी। सुबह की धूप से उसकी पलकें सोने जैसी चमक रही थी। उसका चेहरा आज बहुत ही शांत और प्यारा लग रहा था। फ्रिज में बस इतना ही सामान था। उसने प्लेट आगे बढ़ाई। अंडा थोड़ा सा जल गया था, पर क्रिस्पी लग रहा था। खुशबू अच्छी है ना, खा लो। मैंने एक बाइट ली। साला चीनी बहुत ज्यादा थी और बटर भी ढंग से नहीं लगा था, पर कसम से वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट नाश्ता था। उसकी उंगली पर थोड़ा सा जैम लगा देखकर मैंने बिना सोचे एक टिश्यू सर्दियों की सुबह की तरह उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो बोली, बुधवार दोपहर को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब तक तुम यहीं रहो ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। प्रेसिडेंट हान, असल में मैं जियांग, मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहां सुबह की वो धूप चमक रही थी, और कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। 3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर के कोने में खड़ा था। फोन की स्क्रीन ओएनएन थी और चैट में सबसे ऊपर हान शाओ यान का नाम था। उसका आखिरी मैसेज आधे घंटे पहले आया था। मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सीढ़ियों की सेंसर लाइटें एक एक करके जलने लगी। मैं नीचे की तरफ भागा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अंधेरे से उजाले की तरफ दौड़ रहा हूँ। उसकी कार की इंडिकेटर लाइट्स जल बुझ रही थी, जैसे काले समंदर में कोई लाइट हाउस हो। कार का दरवाजा खोलते ही उसकी मस्त खुशबू और गर्माहट मेरे चेहरे से टकराई। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पापा की हालत उतनी बुरी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया। वो सामने देख रही थी, पर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। न्यू थेरेपी का सक्सेस रेट बहुत हाई है। मैंने पहले फेज के लिए स्लॉट बुक करवा दिया है। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने झट से अपना सिर झुकाया। तभी उसकी एक हल्की सी आह सुनाई दी और उसने मेरे घुटने पर एक टिश्यू रख दिया। उसकी आवाज बहुत ही कोमल थी। जियांग, इस बार तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। मैंने बहुत धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही हमारी उंगलियां छुईं, उसने अपना हाथ पलटा और हमारी उंगलियां एक दूसरे में कसकर उलझ गईं। कार धीरे धीरे शांत सड़कों से गुजरते हुए नदी के किनारे बने एक व्यू पॉइंट पर जाकर रुकी। हम दोनों वहां खड़े होकर दूर तक देखने लगे। आधी रात का वक्त था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। बस स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी पानी पर चमक रही थी। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि मेरी उंगलियों को और थोड़ा सा दबाया। मैंने उस सन्नाटे में कहा, प्रेसिडेंट हान। वो तुरंत बोली, मुझे शाओ यान बुलाओ। कम से कम यहां तो यही नाम लो। नदी की हवा से उसकी जुल्फें उड़ रही थीं। मैंने नोटिस किया कि आज उसने बहुत ही हल्की लिपस्टिक लगाई हुई थी। आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? ये सवाल मेरे दिल में कई दिनों से था। क्या सिर्फ उस ओल्ड बेबी वाले गलत मैसेज की वजह से? वो धीरे से हंसी, और उसकी हंसी रात के सन्नाटे में घुल गई। जिस दिन तुम इंटरव्यू देने आए थे, मैंने तुम्हें तभी नोटिस कर लिया था। ढीला ढाला सूट, मुड़ा हुआ रिज्यूमे। पर जब तुम अपना प्लान समझा रहे थे, तो तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक थी। भाई साहब, ये तो साल भर पुरानी बात थी। बाद में मुझे पता चला कि तुम ओवर टाइम करते हुए छुपकर टेडी बियर वाले बिस्किट खाते हो। जब डांट पड़ती है तो सीढ़ियों पर जाकर 3 लंबी सांसें लेते हो और आवारा बिल्लियों को देखकर उनके लिए खाना लाते हो। जियांग, तुम्हें समझना बहुत आसान है। उसकी इस बेबाकी से मेरे कान फिर से गर्म हो गए। तो ये मुझ पर तरस है या कोई फीलिंग? उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई पसंद है मुझे, कि तुम पापा की बात पर रो सकते हो, मम्मी का फोन आने पर बच्चों की तरह जिद करते हो और ग्रुप चैट में फनी मीम्स भेजने की हिम्मत रखते हो। वो थोड़ी देर रुकी, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। मेरी दुनिया बहुत बंधी हुई है, इतनी कि रोने के लिए भी टाइम सेट करना पड़ता है। तुम्हारा वो गलत मैसेज पिछले 6 महीने में आई सबसे मजेदार चीज थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मुड़ी। उसकी सांसों की महक मेरे होठों को छूती हुई मेरे गाल पर आकर टिक गई।
एक बहुत ही प्यारा और धीमा सा किस। तुम चाहो तो मुझे पीछे हटा सकते हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, पर मेरे हाथ ने दिमाग की सुने बिना खुद ही काम किया और मैंने उसकी रेशमी जुल्फों को छू लिया। उसकी पलकें कांपी और आंखों के नीचे एक छोटी सी परछाई बन गई। मैंने कहा, हानशाओ यान, क्या ये कोई ऑफिस का सीक्रेट रूल है? वो रुकी, धीरे से हंसी और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। अब ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस रूल को मानना चाहते हो या नहीं। जब हम उसके घर पहुंचे तो सुबह होने वाली थी। उसने मुझे दरवाजे पर ही रोका, लिविंग रूम में सोना है या मास्टर बेडरूम में? साला सवाल इतना अचानक था कि मैं तो वहीं फ्रीज हो गया। चॉइस तुम्हारी है। उसने मेरा हाथ छोड़ा, पर मेरी मानो तो उसने मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोला और मुड़कर मुझे देखा। उसके पीछे से सुबह की सनहरी धूप आ रही थी। यहां से तुम उगता हुआ सूरज देख सकते हो। मैं उसके पीछे कमरे में चला गया। बड़ी सी खिड़की के बाहर पूरा शहर जाग रहा था। सूरज की पहली किरण नदी के पानी पर तैर रही थी। तभी उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया। जियांग! उसकी आवाज में रात भर जागने की वजह से एक भारीपन था। तुम्हें अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मुड़ा और धूप की रोशनी में उसके होठों को चूम लिया। इस बार न कोई झिझक थी, न कोई सवाल। जब सूरज पूरी तरह निकल आया तो हम खिड़की के पास बैठ गए। उसने कहा, बुधवार को मैं तुम्हारे साथ बीजिंग चलूंगी। मैंने बड़े डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। मैंने पूछा, पर कंपनी का क्या होगा? उसने अपनी चमकीली आंखें उठाई और बोली, कंपनी के सारे फैसले मैं लेती हूं और अब तुम्हारे फैसले भी मैं ही करूंगी। आखिरकार पापा के ऑपरेशन का दिन आ गया। पूरे 10 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मम्मी की हिम्मत टूट गई और वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। हान श्याओ यान दबे पांव आई और उसने मेरे हाथ में गरम सोया मिल्क का कप थमा दिया। तभी पापा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। बेहोशी का असर अभी पूरी तरह गया नहीं था। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, मम्मी के रोए हुए चेहरे को देखा और फिर उनकी नजर मुझ पर और हान श्याओ यान पर टिक गई। उन्होंने हल्के से पलकें झपकाई और उनके चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कान आ गई। मॉनिटर की टीं आवाज के बीच हान श्याओ यान उनके कान के पास झुकी और धीरे से बोली, अंकल, आपके लिए बढ़िया वाली ब्रांडेड शराब लाकर रखी है। बस आपके ठीक होने का इंतजार है। पापा की उंगली हल्की सी हिली। ये उनका सीक्रेट कोड था, जिसका मतलब था टन डना टन टन। जिस दिन हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हान श्याओ यान ने छाता पकड़ रखा था और मैंने पापा को संभाल रखा था। पापा बोले, श्याओ यान बेटा, इस बीच तुमने बहुत तकलीफ उठाई। उसने कहा, अरे नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। पापा ने अपनी जेब से एक पुराना लाल कपड़े का पोटला निकाला और उसके हाथ में रख दिया। ये जियांग की दादी छोड़कर गई थी। उन्होंने कहा था कि ये मेरी होने वाली बहू के लिए है। उस लाल कपड़े के अंदर एक पुरानी सोने की अंगूठी थी, जिसकी डिजाइन थोड़ी घिस चुकी थी। हान श्याओ यान ने उसे कसकर पकड़ लिया। छाते से पानी की बूंदें नीचे गिर रही थीं और उसकी आंखें भी भर आई थीं। अंकल, ये तो। मैं आगे बढ़ा और बारिश के बीच उसका वो ठंडा हाथ अपने हाथ में ले लिया। पापा का मतलब है, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? उसने अपनी नम आंखों से मुझे देखा, काफी देर तक ताकती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया और वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। भाई साहब, कमाल की बात यह थी कि साइज एकदम परफेक्ट आया। आखिरकार श्याओ यान की मम्मी का बर्थडे आ ही गया। इस बार मैं कोई भाड़े का टट्टू यानी नकली बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि सीना तान के असली बॉयफ्रेंड बनकर जा रहा था। मैं उनके बड़े से विल्ला के सामने खड़ा था, तभी देखा कि एक आंटी फूलों वाला एप्रन पहने बगीचे में बैंगन तोड़ रही थी। श्याओ यान शर्माते हुए बोली, मम्मी। उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें और भौहें 70% श्याओ यान जैसी ही थीं। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम जियांग हो ना? उन्होंने अपने हाथों की मिट्टी झाड़ी और पास आकर बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? नर्वस हो क्या? भाई साहब, जैसी मैंने अमीर घमंडी सास सोची थी, ये तो बिल्कुल उसकी उल्टी निकली। मैंने कहा, नमस्ते आंटी। अरे आंटी ही बोलो बेटा। चलो जल्दी अंदर चलो। तुम्हारे अंकल किचन में मीट काट रहे हैं, जिद कर रहे थे कि आज वो अपने हाथ से स्पेशल डिश बनाएंगे। तभी अंदर से आवाज आई, अरे मेरी वो महंगी वाली शराब कहाँ है? जैसे ही मैंने लिविंग रूम में पैर रखा,
मैं तो हक्का बक्का रह गया। हॉल की सामने वाली दीवार पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो टंगी थी। दो जवान लड़के फौजी वर्दी पहने, एक दूसरे के गले में हाथ डाले एक टैंक के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। उस फोटो में लेफ्ट साइड वाला लड़का, जिसकी घनी भौहें और बड़ी आंखें थीं, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा की जवानी की तस्वीर थी। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, तुम जियांग हो ना? मैंने झटके से मुड़कर देखा। हान श्याओ, यान के पापा, हान ज्ञानगुओ दरवाजे पर खड़े थे। उनके बाल सफेद थे पर शरीर एकदम फौजी जैसा कड़क था। मैंने कहा, मैं नमस्ते पा। वो बोले, मुझे अंकल हान कहो बेटा, तुम तो बिल्कुल अपने पापा के जवानी के दिनों जैसे दिखते हो, एकदम डिट्टो कॉपी। तुम्हारे पापा की तबीयत अब कैसी है? मुझे पता था वो बीमार हैं, पर इतना नहीं मालूम था। इस श्याओ यान ने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। तब जाकर साला मुझे समझ आया कि हमारे पापा लोग तो पुराने लंगोटिया यार यानी फौज के साथी थे। और जिस अमीर घराने की लड़की से पापा मेरी शादी कराना चाहते थे, वो कोई और नहीं बल्कि यही हान श्याओ यान थी। उस दिन जब मम्मी ने कार के बाहर श्याओ यान को देखा था, तो उन्होंने जानबूझकर वो ड्रामा किया था ताकि हमारी बात आगे बढ़ सके। मैंने श्याओ यान की तरफ सवालिया नजरों से देखा, तो उसने अपनी भौहें उचकाई और हंसकर बोली, आखिर फिल्में भी तो असली जिंदगी से ही इंस्पायर होती है ना? ना। अंकल बोले, बेटा टेबल पर सारा बढ़िया खाना लग चुका है, क्या तुम थोड़ी शराब पीते हो? मैंने कहा, जी थोड़ी बहुत। बढ़िया। ये 1998 की बोतल मैंने पिछले कई सालों से संभाल कर रखी थी, बस आज के ही दिन के लिए। 3 पैग अंदर जाते ही अंकल हान का फिल्टर हट गया और वो खुल गए। ये शाओयान बचपन से ही बड़ी जिद्दी और लड़ाकू रही है, इसे और खाना दो। जब ये स्कूल में थी तो एक लड़के ने इसे परेशान किया था। इसने कुर्सी उठाकर उसे 3 गलियों तक दौड़ाया था। पापा प्लीज, अब ये सब मत बताओ। बाद में जब इसने कंपनी शुरू की तो रात को ये अपने कमरे में छुपकर रोती थी, पर अगली सुबह सूजी हुई आंखों के साथ क्लाइंट से मिलने चली जाती थी। बेटा जियांग, ये बाहर से जितनी कड़क दिखती है, दिल की उतनी ही साफ और भावुक है। मैंने कहा, मुझे पता है अंकल, ये पहली बार है जब वो किसी लड़के को घर लेकर आई है। इन सालों में वो बहुत थक चुकी थी। मैंने कहा, अंकल आंटी, मैं आप दोनों के नाम एक जाम पीना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने श्याओ यान जैसी इतनी प्यारी लड़की को पाला। कितना प्यारा बच्चा है। खाने के बाद अंकल हान मुझे शतरंज खिलाने ले गए। जब वो लगातार 3 गेम हार गए, तो बड़बड़ाने लगे कि आजकल के बच्चों को बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। शीशे के दरवाजे के पार हान श्याओ यान किचन में अपनी मम्मी के साथ बर्तन साफ कर रही थी। मैंने देखा कि आंटी ने उसके कान में कुछ कहा और उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। देर रात जब वो घर लौटी तो मैंने उसके लिए कॉरिडोर की लाइट ऑन छोड़ रखी थी। बाहर की ठंडी हवा के साथ वो अंदर आई और अपने दोनों बर्फीले हाथ सीधे मेरे पजामे के कॉलर में घुसा दिए और जोर से हंसने लगी। कितनी बच्ची हो यार तुम। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। वो बोली, पर गर्माहट तो मिल गई ना? जियांग, देखो बाहर बर्फ गिर रही है। खिड़की के बाहर चुपचाप बर्फ गिर रही थी। मुझे अचानक अपना वो पुराना सफर याद आया। वो बोली, अगर उस दिन तुमने वो कमल के फूल वाली प्रोफाइल पिक्चर न देखी होती, तो भी मैं तुम्हें ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती। सूरज रास्ता दिखाता, हवा आगे बढ़ाती और दिल की धड़कन सारा राज खोल देती। मैंने उसकी तरफ देखा। हमारा मिलना तो तय था बॉस, बस शुरुआत थोड़ी अजीब और मजेदार हो गई। वो मुस्कुराती रही और उसके आंसू मेरी हथेली पर गिर गए, जो पहली बर्फ की तरह ही गर्म और मीठे थे। जियांग, अगले जन्म में मुझे तुम्हें पहले ढूंढने देना। मैंने कहा, अगले जन्म की जरूरत ही नहीं है बॉस, इस जन्म का प्यार ही अभी पूरा कहाँ पड़ा है।